हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सोशल पाथ यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान। तो आज हम अपनी क्लास में मनोविज्ञान से शुरू करते हैं और हमारा पहला अध्याय है मनोविज्ञान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस अध्याय में है क्या क्या। ठीक है, तो पहले तो है मन एवं व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान के स्वरूप और उनकी भूमिका को जान सकेंगे। मनोविज्ञान से हम ये जान सकेंगे कि उसमें क्या है, उसमें लोगों की किस तरह की भूमिका होते हैं उसे जान सकेंगे। और हर व्यक्ति के अंदर उसके मनोविज्ञान, उनकी सोच सब में अलग अलग होती है, तो हम उसी को अपने तरीके से अच्छे और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे आपको बेहतर और सरल से सरल तरीके से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। परिचय कुछ खास नहीं है, इसे आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। इसमें यह बताया गया है कि ज्ञान यानी कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसकी जानकारी के लिए हमें उसकी शाखा यानी कि उसके विस्तार को जानना ज़रूरी होता है कि वो असल में उसकी शुरुआत कैसे है, क्या है इसमें। प्रथम सबसे पहले क्योंकि ये सर्वदा विकसित होता है। मनोविज्ञान मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। हम अपने मन में आपने देखा होगा, आपने स्वतः ही महसूस किया होगा कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसे हम अनंत मतलब कितना भी उसको आगे तक सोच सकते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि क्योंकि ये सर्वदा विकसित होता है, मतलब ये पहले से सब हमारे अंदर ये तैयार रहता है कि हाँ इसे ऐसे करना है, ये ऐसे है, बस इसको हमें थोड़ा और जानना होता है। द्वितीय क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। जैसे हम किसी भी चीज़ को कई तरीक़ों से सोच सकते हैं कि ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, उसे किसी एक तरह से हम परिभाषित या व्यक्त नहीं कर सकते कि नहीं मतलब कोई एक चीज़ इसी तरह से हो सकती है। हम जैसे हमारे आपके और कई सारे अगर 4-5 लोग हैं, आप लोग हैं, और किसी एक विषय पे आप बात करेंगे तो सबके विचार अलग अलग होंगे। किसी एक बात पे सबके विचार एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ये आप भी महसूस करे होंगे या कभी बात करे होंगे। कोई भी छोटी सी बात हो तो भी आप ये महसूस करेंगे कि अगला कुछ और बोल रहा है, आपकी सोच कुछ और है, तीसरे की सोच कुछ और है। तो ये मनोविज्ञान ही होता है कि हम एक ही बात को कई तरीक़ों से सोच सकते हैं। बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया गया होगा कि मनोविज्ञान शब्द 2 ग्रीक शब्दों साइकी अर्थात आत्मा और लॉगस अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। मतलब मनोविज्ञान जो शब्द है ये ऐसे तो अपने आप तो आ नहीं गया, इसे तो किसी ने तो नाम दिया ही होगा कि, और तो इसे कैसे नाम दिया होगा। जैसे हर चीज़ का हम कुछ कभी कभी आपने भी सोचा आखिर इसका ये नाम पड़ा कैसे, किसने ये बोला होगा, क्या सोच के बोला होगा। बहुत सी चीज़ों का हम ऐसे सोचते हैं। इसी तरह मनोविज्ञान को मनोविज्ञान कैसे कहा गया है, इसका यह नाम कैसे रखा गया है, तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है। साइकी यानी कि आत्मा, मतलब हर चीज़ की, हर वस्तु की उसकी एक आत्मा होती है। और लॉगेस अर्थात यानी कि विज्ञान, उसका अर्थ है विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। यानी कि मनोविज्ञान जब किसी भी चीज़, कोई भी आप वस्तु ले लीजिए, उसकी आत्मा यानी कि उसके स्वरूप को और उसका विज्ञान, उससे मतलब क्या क्या हो सकता है, ये सब सोच के ये बना है। अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन है। मतलब हमारे मन और दिमाग को मिला के जो भी चीज़ तैयार होती है उसे ही मनोविज्ञान कहते हैं। मतलब हमारा, आपने महसूस किया कि कोई किसी भी चीज़ के लिए हमारा दिमाग कुछ और कहता है और हमारा मन कुछ और कहता है, और उन दोनों को मिला के जो तैयार होता है उसे कहते हैं मनोविज्ञान, ये हमारा यानी हमारे मन का विज्ञान। परंतु तब से इसका केंद्र बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है तथा यह अपने को
और वैज्ञानिक विद्याशाखा के स्वरूप में स्थापित कर चुका है। मतलब जब ये शुरू हुआ था तब लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया कि हाँ चलो अच्छा हमने ये हमको इसको मेरा दिमाग कुछ और सोच रहा है, मन मेरा कुछ और सोच रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे इंसान का दिमाग विकसित हो गया, उसके सोच विकसित होती चली गई, वैसे ही इस मनोविज्ञान को भी और ज़्यादा विकसित किया गया। फिर इसको विद्या यानी कि हमारी शिक्षा में भी इससे और प्रगति हुई है। जैसे धीरे धीरे इसका सुधार हुआ है शिक्षा में, ये इसी मनोविज्ञान के द्वारा हुआ है। मानव अनुभव एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। यानी कि इंसान अपने अनुभव और व्यवहार, मतलब जैसे हमने बचपन से लेकर आज तक जो भी चीज़ हम सोचते आए हैं या सुनते आए हैं या उसे महसूस किया है, और जो हमारे आसपास ये हमारा व्यवहार होता है, उन सब को मिला के है मनोविज्ञान। इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है उसका कार्य क्षेत्र कई स्तरों तक फैला है। जैसे व्यक्तित्व, यानी जब दो व्यक्ति आपस में बात करें, समूह यानी कि 2 से अधिक लोग हों, तथा संगठनात्मक, जैसे कई सारे लोगों का एक संगठन, एक समूह, जैसे बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि एक संगठन होता है, जैसे कि सेवा कार्य के लिए होता है या किसी समाज को चलाने के लिए होता है, देश को, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, कई सारी चीज़ों के लिए एक संगठन होता है। ये सब इसी से सम्मिलित होता है। इनमें से कुछ का वर्णन हमने पहले किया है। इनके जैविक तथा सामाजिक आधार भी होते हैं, इसलिए स्वतः इनके अध्ययन की विधियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि वे उस तथ्य पर निर्भर करती हैं जिनका अध्ययन करना है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। मनोविज्ञान भी कई चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि पहला तो होता है हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षा, वो हमें किस तरह से बताती है। फिर होता है कि किस बात पे हो रहा, मतलब बात को भी निर्भर होता है कि किस बात पे हम चर्चा कर रहे हैं, किस बात पे हम सोच रहे हैं, ये भी अध्ययन पे निर्भर करता है। फिर इसी बात को ध्यान रखते हुए औपचारिक रूप से मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान रूप में परिभाषित किया जाता है। वास्तव में ये किन विधियों द्वारा उपयोग हुआ है, इस बात का औपचारिक रूप से मनोविज्ञान में कई क्रियाओं को, अनुभव, मतलब जो हमारे अनुभव रहे हैं या प्रक्रियाओं, यानी कि उसको किन किन प्रक्रिया किन किन तरीक़ों से करते हुए, उनको अनुभव करते हुए, मतलब पहले हमने बड़े सरल तरीके से किया, फिर उसमें कुछ सुधार किया तो थोड़ा और बढ़ा, फिर हमने उसमें कुछ और सुधार किया, तो ये प्रक्रिया भी बढ़ रही है और उससे हमें अनुभव भी मिल रहा है कि पहले तो ये बड़ा सरल था, फिर हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव किया, थोड़ा सा अपना सोच हमने डाला तो ये थोड़ा और विकसित हुआ, फिर हमने और किया तो और विकसित हुआ। ये सब भी इसमें विज्ञान के रूप को परिभाषित करते हैं। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदान करने के लिए करता है। इसे सामाजिक विज्ञान जो है, मतलब ये समाज का विज्ञान है, इसी में मिलते हुए इसको हम व्यवस्थित तरीके से, मतलब सही ढंग से सब मिल के इसको अच्छा और बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। यह पदार्थों की अर्थवत्ता बताता है जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किया जा सके। आइए परिभाषा में प्रयुक्त 3 पदों मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार को समझ लिया जाए। तो चलिए पहले अब हम इसे ये बताएंगे कि इन सब चीज़ों में मानसिक प्रक्रियाएं, यानी कि जो हम अपने मन में, अपने दिमाग से मानसिक जो हमारा सोचता है वो, और हमारे अनुभव और हमारा व्यवहार, इन सब का इसमें क्या अहम योगदान है। जब हम कहते हैं कि अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आशय चेतना तथा मानसिक अनुभव, मतलब हमारे अंदर से, हमारे मन में, हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग जो अनुभव करा रहता है।
अभी तक जो हमने देखा है, जो हमने सीखा है, जो हमने करा है, वो मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। मतलब हमारा मन, हमारा दिमाग, इन सब जो भी हम चीज़ करते हैं उसे उसे देखता है, समझता है, उसे बेहतर ढंग से ये देखता है कि ये ज़्यादा अच्छा था, अब हुआ तो अब बेहतर हुआ, पहले वाला अच्छा था या अब जो विकसित हुआ वो ज़्यादा ये सब मानसिक प्रक्रियाओं से होकर ही गुज़रता है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। जब हम किसी परिस्थिति में फंसते हैं या आप अपनी पढ़ाई को ले लीजिए, जैसे कुछ कठिन विषय हुआ, अब आपको उसको समझना है, तो जब आप उसे पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, फिर पहले उसमें आप देखेंगे कि कहाँ हमें कठिनाई हो रही, क्या समस्या आ रही, उसका समाधान करेंगे। उससे सोचेंगे कि इसको किस तरह सरल तरीके से उसका समाधान कर सके या किसी अन्य के द्वारा भी अगर आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो ये सब हमारे दिमाग से ही तो हो रहा है, हम अपनी सोच से ही तो ये सब कर रहे हैं। इसी को मानसिक प्रक्रिया कहते हैं। मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएँ परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितज्ञ समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखाता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। जैसे आप गणित विषय ले लीजिए, जब हम गणित विषय पढ़ते हैं तो जब हम किसी सवाल में या कहीं अटकते हैं, किसी सूत्र वगैरह में अटकते हैं, तो हमारा दिमाग काम करता है कि इसको ऐसे करे होते हैं, अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे इसका समाधान होगा, ऐसे आंसर आएगा, इसको ऐसे कई तरीक़ों से आप कोशिश करते हैं ना कि इसको कितने अच्छे से, कितने सरल तरीके से, किस तरह से हम इसको हल कर सकें। तो ये हमारे दिमाग से ही तो होता है, हमारे दिमाग के मस्तिष्क की कोशिकाएँ ये सब तो क्रिया करती हैं, तभी तो हम इसे समझते हैं, तब हमारा दिमाग चलता है, तब हम धीरे सुधार करके जब हमारा आंसर आ जाता है तो हमें लगता था हम एक विजय हासिल कर लेते हैं। हमें लगता है कि हाँ, देखो पहले ऐसे करना था, फिर ऐसे करना था, ऐसे। तो ये सब हमारे मनोविज्ञान का ही खेल है। यद्यपि वे एक दूसरे पर मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है, हम मानसिक क्रियाओं एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते। मानसिक क्रिया और मस्तिष्क, मानसिक क्रिया मतलब कि जो हम करते हुए देख रहे हैं, हमारा मन जो देख रहा है कि ऐसे हुआ ऐसे, और मस्तिष्क हमारा सोचता है। ठीक है, मस्तिष्क हमारा सोचता है और मानसिक जो हम कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व करता है, मतलब कि देखता है हाँ ऐसे ऐसे, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, उसको रिकॉर्ड करता है। यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित है। अब हमारा मन, दिमाग और मस्तिष्क है तो हमारे मतलब मस्तिष्क का ही हिस्सा था, हम सोचते तो दिमाग से ही हैं। तो हम बस फ़र्क, ये तो बहुत छोटा सा फ़र्क है, इसे समझिएगा। मस्तिष्क का मतलब कि हम मस्तिष्क से सोच रहे हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको। और मानसिक क्रिया होती है कि उसको हम समझ रहे हैं कि अच्छा अब ऐसे हुआ, मतलब उसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अब इससे ऐसे हुआ, हाँ अब ऐसे करेंगे और आपका आंसर आ जाता है। तो इन दोनों में बहुत ही छोटा सा फ़र्क है, और लेकिन ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब आश्रित है। अगर आप खाली सोच रहे हो, मान लो मस्तिष्क हमारा सोच रहा है, तो खाली आप सोच रहे हो उसे, तो सोचने से तो आंसर हो नहीं जाएगा। और मानसिक क्रिया मतलब आप खाली उसको समझ ले रहे हो कि बस सोच रहे हो कि हाँ ऐसे करें, तो हो पाएगा नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और तभी हमारा आंसर निकलता है। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकाएं क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं, परंतु वे समस्वरूप नहीं होती। मतलब लगता है कि मस्तिष्क और मानसिक एक ही तो है तो दिमाग ही सोच तो रहा है उसी से, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत ही छोटा सा फ़र्क होता है। एक होता है कि सोच रहे हैं और एक होता है कि उसे हम समझ रहे हैं। ठीक है, मस्तिष्क से हम सोचते हैं कि ऐसे करो और मानसिक उसे ऑब्जर्व करता है। मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अव्यवस्थित नहीं होती है। मतलब हमारा मन हमारी भौतिक संरचना अथवा अव्यवस्थित नहीं होती है। मतलब मन एवं अभिभवा एवं विकास होता है। मतलब मन हमारा धीरे धीरे विकास ही होता है। जब हम, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ हम देख रहे हैं, उसको विकसित हुए तो देख रहे थे, हम उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं, पहले वो मान लीजिए आपने कोई पौधा लगाया वो छोटा सा, फिर धीरे धीरे वो जब आपने उसे देखा बड़ा हुआ, तो उससे आप कुछ सीखे कि नहीं सीखे कि उसे हमने पानी दिया, उसे खाद दिया, फिर पहले वो छोटा सा था, अब इतना बड़ा हुआ, फिर फल देने लगा, तो उससे आपने कुछ सीखा ही था ना। तो ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं अगर हम उस पर ध्यान दें।
ऐसा तब होता है जब हम संसार में हमारी अंतःक्रिया एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं, जो विविध प्रकार की मानसिक क्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब ऐसा तब होता है जब संसार में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब बहुत तरह के अलग अलग कार्य होते रहते हैं। फिर हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ देखते सीखते हैं। व्यवस्था है, जैसे हमारे समाज में कई तरह की व्यवस्थाएं, कई तरह के समाज सुधारक कार्य होते हैं, तो वो धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं डेवलप होते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुधार होता है। हर चीज़ में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन फिर इंसान जब देखता है कि इसमें ये कमी है, उसको सुधारता है। तो ये संगठित होता है, ये सब हमारे दिमाग में संगठित होता है, जो विविध प्रकार की मानसिक क्रियाओं को घटित होने के लिए उत्तरदायी बनाता है। परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक क्रियाओं की चेतना कोशिकीय अथवा मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे आप सोते हो तो आप सोचते होगे कि हमारा मतलब हम आराम से सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन आपने अनुभव किया होगा सोते हुए भी हमारा दिमाग काम करता रहता है। जैसे हमें सपने आते हैं, तो वो अगर आप सो गए हैं, हमारा मस्तिष्क सो जाएगा, तो हमें कुछ भी दिखाई देगा, कुछ समझ आएगा नहीं। इसलिए हमारा मन कभी नहीं सोता है, इसलिए हमें सपने भी आते हैं। सारे दिन में आपने जो सुना, जो देखा, जो महसूस किया, वो सब हमारे दिमाग में चलते रहते हैं मिला जुला के। इससे हमें कई सारे सपने आते हैं। बहुत सी चीज़ें जो आप दिन भर करे रहते हैं वो आपको आएंगी। तो मतलब ये है कि हमारा मन, हमारा दिमाग कभी सोता नहीं है, वो हमेशा क्रियाशील रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। मन कभी शांत होता ही नहीं। अगर आप ये चीज़ मान लो, कोई भी चीज़ आप सोच रहे हो, तो आप सोचोगे बस ये सोच रहे, ख़त्म नहीं, इसके बाद कुछ और आएगा। मतलब वो बराबर क्रियाशील रहता है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। और इसका एक्टिव होना भी ज़रूरी है। जब आप कुछ सोचोगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य को विश्लेषित करके समझाया जा सकता है। परिदृश्य एवं विश्लेषण करके समझाया जा सकता है। ऐसे हम बहुत सी क्रियाएं हैं जिसे करके हम ये दर्शा सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, हम जान सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। कुल मिला के इसमें ये बताया गया है कि हम पहले तो आप ये इस छोटे से डिफरेंट को जान लीजिए कि हमारा मस्तिष्क और हमारा मानसिक क्रिया जो है, ये दोनों एक है। बस मस्तिष्क ये है कि हमारा सोचता है, और मानसिक जो हमारा मन सोच रहा है, जो हमारा मस्तिष्क सोच रहा है, जो कर रहा है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है, उससे सीखता है। ठीक है। और हम खुद रोज़ दिन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क उसको ऑब्जर्व करता रहता है। हर चीज़ को छोटे से बड़ा होते हम देखते हैं, तो उससे हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं कि आज ये था, कल ऐसे था। उसमें जो सुधार हो रहा है उसे हम देखते हैं और उससे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए अपने दिमाग में हर चीज़ को देखिए, उसे ऑब्जर्व करिए, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो आज का विषय हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम और पढ़ेंगे, और आप इसको दोबारा से पढ़िए और तरह से और समझिएगा। कल हम फिर मिलते हैं। बाय बच्चों।